मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से आतिशी मारलेना की लॉटरी लग गई और देखते ही देखते वो केजरीवाल सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री बन गईं। चुनाव के वक्त मारलेना से सिंह बनकर चुनाव लड़ने वाली आतिशी को वित्त से लेकर शिक्षा तक सारे बड़े विभाग मिल गए। सवाल ये कि गोपाल राय और कैलाश गहलोत के होते आतिशी का कद इतना कैसे बढ़ गया? ये आतिशी की काबिलियत की वजह से हुआ या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि मनीष सिसोदिया के शराब घोटाला में अंदर जाने के बाद से वित्त विभाग कैलाश गहलोत संभाल रहे थे। उन्होंने बजट भी पेश किया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे विभाग छीन लिया? असल में दो मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास डगमगा गया है और वे चाहते हैं कि महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हो जो लंबे समय तक उसे संभाल सकें ताकि योजनाएं प्रभावित न हों। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को इस बात की आशंका है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद कैलाश गहलोत जांच एजेंसीज का अगला शिकार हो सकते हैं और इसका बड़ा कारण है कि डीटीसी बसेस की खरीद में घोटाला हुआ है और बीजेपी इसकी जांच की मांग भी कर रही है। कैलाश गहलोत पर इनकम टैक्स छिपाने का भी आरोप लगा था। आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा है कि कैलाश गहलोत के ऊपर भी देर सबेर कार्रवाई हो सकती है। गोपाल राय के ऊपर प्रदेश में पार्टी की अहम जिम्मेदारी है और इसके पहले जब वे परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे तब उन पर कुछ आरोप लगे थे और कहा जाता है कि उन आरोपों के बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उनसे बहुत ज्यादा पट नहीं रही है। यही वजह है कि केजरीवाल ने ये अहम जिम्मेदारी देने के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो लंबे समय तक इन प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभाल सके और दिल्ली सरकार की योजनाओं को प्रभावित न होने दे। इस कड़ी में आतिशी मारलेना उनकी सबसे बड़ी भरोसेमंद साथी बनकर उभरी और केजरीवाल ने उन्हें इन महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दे दी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि आतिशी पर निशाना साधना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। आतिशी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के दौरान ही भाजपा ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया और पार्टी ने उनके पुराने मामले को उछालते हुए कहा था कि वे लोकसभा चुनाव के दौरान अपना नाम बदलकर चुनाव में आतिशी मारलेना से आतिशी सिंह बनकर मतदाताओं को धोखा दे रही थी। जब आतिशी मारलेना को वित्त एवं राजस्व मंत्री बनाया गया तो भाजपा ने ये कहते हुए हमला किया कि उनकी नियुक्ति तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के दबाव में की गई। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आतिशी मारलेना की वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का मामला है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने केजरीवाल को आतिशी को वित्त मंत्री बनाने के लिए मजबूर किया है। मंत्रालय में गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के बावजूद सीएम को सबसे कनिष्ठ मंत्री को प्रमुख विभाग सौंपना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। मारलेना को दिल्ली सरकार की वित्त एवं राजस्व मंत्री नियुक्त कर दिया गया। उपराज्यपाल से अनुमति मिल जाने के बाद अब वे दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री बन गई हैं। उनके पास वित्त मंत्रालय के अलावा ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। सबसे पहले ये भूमिका मनीष सिसोदिया की थी, जो अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर 2 की तरह देखे जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्थ चटर्जी के बाद टीएमसी के कई नेता इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। अब ईडी ने युवा तृणमूल की प्रदेश अध्यक्ष सयानी घोष पर शिकंजा कस दिया है। ये वही सयानी घोष हैं जिसने शिवलिंग पर कंडोम पहनाकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। सयानी घोष को कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक हुगली के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष की संपत्ति की जांच के दौरान सयानी का नाम सामने आया। अब जांचकर्ता एजेंसी ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। सयानी घोष की कुंतल घोष के साथ कई तस्वीरें सामने आई थीं। क्या वह कुंतल घोष को जानता है? सयानी घोष ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मैं कुंतल घोष को नहीं जानती। मैं ये भी जानती हूँ कि वह कई फिल्म्स में नजर आ चुके हैं। सयानी ने कहा कि हम काम के सिलसिले में हर दिन कई जगहों पर जाते हैं, हम कई लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोग आते हैं और हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। हर किसी को जानना संभव नहीं, लेकिन मैं कुंतल घोष को जानती हूँ। वह युवा टीम में है। हालांकि कुंतल घोष को टीम से बाहर कर दिया गया है। कुल मिलाकर भर्ती घोटाला मामले में सयानी घोष को तलब करना काफी अहम माना जा रहा है।
कुंतल घोष को चिट्ठी से जुड़े मामले में अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया था। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर कहा कि वह पंचायत चुनाव के कारण व्यस्त हैं, जिसके चलते अब उनका शामिल होना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में इस साल मार्च में विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने उन्हें आसनसोल दक्षिण सीट से टिकट दिया। सयानी बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल से चुनाव हार गईं। हालांकि चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की जगह उन्हें जून 2021 में टीएमसी की युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे ने समान नागरिक संहिता का समर्थन कर विपक्षी एकता में पलीता लगाया, तो अब मायावती भी खुलकर पीएम मोदी के समर्थन में आ गईं। पीएम ने भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों को लेकर बयान दिया था। पीएम मोदी के इस बयान के बाद दोनों ही मुद्दों पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अब इस पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा यानी पिछड़े और शोषित हैं, ये उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन को सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। मायावती ने आगे कहा कि अतः ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों के आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इसकी सभी सरकारों को भी अपने यहां आरक्षण को ईमानदारी से लागू करके और बैकलॉग की भर्ती को पूरी करके ये साबित करना चाहिए कि वे इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग हैं। पीएम मोदी ने अपने मिस्र दौरे का जिक्र करते हुए कहा था कि मुस्लिम धर्म को, पसमानदा समुदाय को इतना शोषण किया गया, लेकिन इसकी कभी चर्चा नहीं होती। उनकी बातें सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। पसमानदा मुसलमानों को आज भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि पसमानदा के साथ इतना भेदभाव किया गया है कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियों तक को इसका भुगतान करना होगा। बीजेपी सरकार ने ही उन्हें पक्का घर और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। हम उसके पास जाकर उनके विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों पर फोकस है। इसको लेकर पार्टी ने कई कार्यक्रम भी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। समान नागरिक संहिता को लेकर जैसे जैसे विपक्षी दलों का समर्थन मिलता जा रहा है, वैसे वैसे विपक्षी एकता का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब उद्धव ठाकरे खुलकर समान नागरिक संहिता के समर्थन में आ गए हैं। इसके पहले नीतीश कुमार ने इसके समर्थन का ऐलान किया था। समान नागरिक संहिता को लेकर शरद पवार वेट एंड वॉच के मोड में हैं। औपचारिक तौर पर भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के किसी नेता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आधिकारिक बयान न दिया हो, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अगर बिल संसद में लाया जाता है तो इसे उद्धव ठाकरे की पार्टी समर्थन देगी। बाला साहेब ठाकरे के 3 महत्वपूर्ण सपने रहे हैं: अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना। उद्धव ठाकरे ने बीते 20 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीसी का समर्थन करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाए थे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं आया है। ऐसे में ये कहना गलत है कि हम उसके विरोध में हैं। ड्राफ्ट आने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी। सरकार संसद के मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला सकती है। संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार लेने के लिए विधि आयोग की ओर से हाल में जारी नोटिस पर 3 जुलाई को विधि आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है। शिवसेना यूबीटी की सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी यूसीसी के समर्थन को लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि सरकार की ओर से कुछ चीजें स्पष्ट करने के बाद उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता पर अपना रुख तय करेगी। पवार ने कहा कि वे यूसीसी का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए सिख समुदाय की राय पर गौर किए बिना यूसीसी पर फैसला करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बालचंद्र मुंगेकर के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन नहीं दिया, तो अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ये मांग की है कि केंद्र सरकार के असंवैधानिक अध्यादेश को वह निरस्त कर दे।
केंद्र सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल बनाए गए थे। लोकसभा प्राधिकरण के गठन के बाद अरविंद केजरीवाल 2 बार बैठक बुला चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे इसके विरोध में हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र द्वारा गठित किए गए प्राधिकरण में भले ही मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसमें 2 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। एक गृह सचिव, दूसरा मुख्य सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। किसी अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला बहुमत के आधार पर किया जाएगा, यानी दोनों अफसर किसी अधिकारी के ट्रांसफर के खिलाफ हैं तो इसके बाद मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाएगा। अध्यादेश में कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम नहीं होगा। इसके बाद प्राधिकरण के निर्णय की जानकारी उपराज्यपाल को दी जाएगी। अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही लेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने जो प्राधिकरण बनाया वह भी सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश में था जिसमें कोर्ट ने सेवा मामलों को पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को सौंप दिया था। केंद्र सरकार के अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही और वे अध्यादेश असंवैधानिक है। इस मामले पर समर्थन के लिए अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेता आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कह चुके हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को आम आदमी पार्टी कार्यालय में इस अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 3 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक आईटीओ के पार्टी कार्यालय पर काले अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। फिर 5 जुलाई को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। बीजेपी ने नीतीश कुमार और लालू यादव को तगड़ा झटका दे दिया है। नीतीश कुमार के मंत्री और आरजेडी के बड़बोले नेता चंद्रशेखर के भाई रामचंद्र प्रसाद यादव को पार्टी में शामिल कर लिया गया। रामचरितमानस पर अनर्गल प्रलाप करने वाले चंद्रशेखर यादव के भाई ने बीजेपी ज्वाइन करते ही चंद्रशेखर यादव पर हमला बोल दिया। बता दें कि रामचंद्र प्रसाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। रामचंद्र प्रसाद ने अपने भाई चंद्रशेखर को लेकर कहा, ये कोई जरूरी नहीं कि राजनीति में विचार मिले ही। वह आरजेडी में हैं, लेकिन मेरा विचार बीजेपी से मिलता है। प्रधानमंत्री के किए गए कामों से हम प्रभावित हैं। वहीं अपने छोटे भाई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयानों पर उन्होंने बड़ी बात कह दी। रामचंद्र ने बताया कि उनके भाई चंद्रशेखर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से मात्र 1 साल तक इतिहास की पढ़ाई की। वह पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा। इतिहास के बारे में उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। रामचंद्र प्रसाद यादव ने कहा, अगर रामचरितमानस के श्लोक की कुछ पंक्ति के बारे में वह कहता है तो फिर पूरी जानकारी रखकर बोलना चाहिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं वह बिना अवधि जाने ही बात करता है। किस अवधि में कब श्लोक कहा गया है ये उसको जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति है, कोई कुछ भी बोल देता है। बातचीत में अपने बारे में बताते हुए आगे कहा कि हम दोनों भाई साथ रहते हैं। हम लोगों का खान पान गाँव में एक साथ है, जमीन जायदाद का काम भी एक साथ होता है, लेकिन विचारों के मामले में हम दोनों अलग हैं। हमने उसे कहा भी है कि बिना अवधि जाने क्यों बोलते हो। रामचंद्र ने कहा कि अब हम बीजेपी में आ गए हैं, पार्टी का जो भी आदेश होगा वह हम करेंगे। रामचंद्र ने कहा कि अगर भाई के बयान के खिलाफ हमें राजनीति करनी पड़ी तो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। उनके बयानों का सीधा सीधा मतलब देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह जो बयान देते हैं वह कितना सही होता है। लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो तुलसीदास से बड़ा सामाजिक पुरोधा और कोई नहीं था। सामाजिक न्याय के जन्मदाता तुलसीदास ही थे। जो नहीं जानते हैं उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। उस समय तुलसीदास ने सभी धर्मों को एकजुट करके रखा था। अन्ना आंदोलन से निकले और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कुमार विश्वास ने बड़ा धमाका कर दिया। जिस मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल का श्रेय दे रहे थे, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बता रहे थे, उसी सिसोदिया की पोल उनके बचपन के दोस्त रहे कुमार विश्वास ने खोल दी।
कुमार विश्वास ने सीधे सीधे मनीष सिसोदिया पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस शिक्षा व्यवस्था का ढोल पीटा जा रहा है उसके बारे में सबसे पहले मैंने ही सोचना शुरू किया था। इतना ही नहीं, उसका शुरुआती ड्राफ्ट भी मैंने ही तैयार किया था। मुझे नहीं लगता कि एक 12वीं पास शिक्षा को लेकर इतना सोच पाएगा। असल में मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा के नाम पर एक डिप्लोमा है। कॉलेज की पढ़ाई मनीष सिसोदिया ने की नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री और ना जाने क्या क्या बता रहे हैं। कुमार विश्वास ने शिक्षा से जुड़ी अपनी योजनाओं के बारे में बताया कि मैं शिक्षा योजना को लेकर बहुत सालों से काम कर रहा हूं। मूलतः 2011-12 में मैंने सूचना शुरू किया था और 2014-15 में सरकार बनी, तो जो तथाकथित शिक्षा का इतना बड़ा वितंडावाद खड़ा हुआ उसका शुरुआती ड्राफ्ट मैंने ही बनाया। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई 12वीं पास व्यक्ति शिक्षा के बारे में इतना कुछ सोच पाएगा जिसने यूनिवर्सिटी ही ना देखी हो। लेकिन मेरे घर में सभी यूनिवर्सिटी में थे और अभी भी हैं। कुमार ने आगे कहा कि मेरे मन में था समस्याएं कहाँ आ रही हैं, बच्चे ऐसे मिल कैसे रहे हैं, तो बहुत दिन से सोच रहा था और हो रहा नहीं था। तो अब मैंने सोचा कि ये मैं खुद ही शुरू करूंगा। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे साथ आने वाले हैं, वो जो भी दान देंगे ले लूंगा, नहीं तो खुद रात रात भर काम कर पैसे जुटा लूंगा। उसमें मैंने अपने अपने राम कार्यक्रम का पैसा एक ट्रस्ट में डालना शुरू किया और एक नई योजना बनाई, भारत कूलम। इसमें 200 एकड़ जमीन पर एक स्कूल बनना है और उस स्कूल में छोटी छोटी 40-50 बातें हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे बच्चा जिस क्लास का हो वो जुलाई से लेकर फरवरी तक उतने पेड़ लगाएगा और उनकी देखभाल भी खुद करेगा। इसके उसको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि साल के आखिर तक जितने पेड़ बचे उतने मार्क्स बच्चे को मिलेंगे। इससे बच्चे को कई बातें सीखने को मिलेंगी और वो बच्चा जब इंजीनियर बनेगा तो विकास के नाम पर जंगल नहीं काटेगा। कुमार विश्वास ने अपने प्लान के बारे में आगे बताया, इसके साथ ही बच्चा जब हॉस्टल में रहेगा तो वो अलग अलग भाषाएं, बोलियों, धर्म और प्रदेश के बारे में जानेगा। प्रदेश के बच्चों के साथ रहेगा और हर साल उसके साथ रहने वाले बच्चे बदलेंगे, तो 12वीं कक्षा तक वो 34 प्रकार की भाषाओं और बोलियों को सीख जाएगा। तो वो बच्चा राष्ट्रीय एकता का सम्मान करेगा। वही साथ ही वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो बच्चों के साथ रहेंगे और उन्हें बना बनाया 3 BHK दिया जाएगा। जैसे दिल्ली में कोई 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो उसे 1 लाख दिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ 2 लाख ले और साथ ही बिजली, पानी, हर चीज की सुविधा दूंगा। लेकिन किचन नहीं रहेगा, क्योंकि खाना आप और आपका परिवार भी हॉस्टल में खाएगा। जो बच्चे के लिए वो होगा वो आप भी खाओ और देखो आपको शाम को क्या बनवाना है। कुमार विश्वास ने कहा कि अभी 3000 बच्चों का प्लान है, जिसमें 1500 बच्चे पेड होंगे जिनकी फीस लूंगा और 1500 बच्चे पूरे भारत से ऐसे चुने जाएंगे जिनके माँ बाप 100 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रतिभा संपन्न हो, उनमें ललक दिखे पढ़ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कानून सबके हित का होगा, मतलब कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। कमेटी की रिपोर्ट सीएम को सौंपे जाने के बाद उस पर तेजी से कार्रवाई की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है तकरीबन 10 देशों के कानूनों का अध्ययन इस कमेटी के द्वारा किया गया, जिनमें इस्लामिक देश, क्रिश्चियन देश और ट्राइबल्स यानी सूरीनाम जैसे देश शामिल हैं। कमेटी के द्वारा वहां के कानूनों का अध्ययन करने वहां के कुछ अंशों को इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप मामलों को लेकर भी कमेटी में चर्चा हुई और उसके लिए भी कुछ क्लॉज इस ड्राफ्ट में रखे गए हैं। इस बिल में खासकर महिला अधिकारों पर जोर दिया गया, जिसमें शादी, तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने, संपत्ति का अधिकार, बच्चा गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट बनाने को लेकर एक समिति बनाई थी, जिसकी पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को हुई थी। उसके बाद से कमेटी लगातार बैठक कर रही है। समिति ने बॉर्डर के गांव माणा से लेकर पूरे उत्तराखंड और दिल्ली तक कई बैठकें की और लोगों से इसके लिए सुझाव लिया।
कमेटी ने राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के साथ बैठक की और उनके सुझाव लिए। कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। लोगों से बात करने और उनके सुझाव लेने को एक मुख्य कमेटी बनाई गई और एक उप कमेटी बनाई गई। मुख्य कमेटी ने 63 अलग अलग बैठकें की। वहीं इसको लेकर एक बनाई गई सब कमेटी ने, जिसने जगह जगह जाकर 143 बैठकें की। कुल 2,31,000 सुझाव लिखित में कमेटी को मिले। वहीं 20,000 लोगों से मुलाकात करके उनसे सुझाव लिए गए। रंजना देसाई ने बताया कि हर मुद्दे पर कमेटी ने विचार किया है। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन ज्यादातर लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस कमेटी को मिला। जेंडर इक्वालिटी पर अच्छा फोकस रहा। रंजना देसाई ने बताया कि सबके हित का ये कानून होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।